Welcome back to our channel. We are now reached to 5th chapter and आज हम 5th 6th 7th 8 ये 4 चैप्टर ख़त्म करेंगे and in the next video we will complete the whole NCERT of class 7th की बुक complete हो जाएगी. Then we will move to the 8th NCERT. So उससे पहले आज हम 5th चैप्टर पे हैं. लेट्स स्टार्ट कि वुमेन ने दुनिया को कैसे बदला है. इससे पहले का चैप्टर भी लड़कियों और लड़कों के बीच डेडिकेटेड था कि लड़कियों के बीच कितना गैप किया जाता है, अंतर किया जाता है. लड़कियों का जो अपब्रिंगिंग होती है वो लड़कों से किस तरीके से सोसाइटी में अलग कर दी जाती है ताकि वो फ्यूचर में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे, वो ऐसी रहे जो उन पे वैल्यूज़ डाली जाती है बचपन से ही. तो वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पर जाए और पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे 5th चैप्टर की. जो 5th चैप्टर है इसमें भी वुमेन्स का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि वुमेन के लिए पहले एजुकेशन लेना, स्कूल्स जाना कितनी बड़ी बात होती थी. जो वुमेन्स थी उन्होंने हमारी सोसाइटी को कैसे चेंज करा. सो लेट्स स्टार्ट दिस. तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है वो आप देख सकते हो, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन. कम मौके दिए जाते हैं लेकिन अपेक्षा बहुत की जाती है. वुमेन्स जो होती है हमारे समाज के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना. बट क्या होता है ना कहीं स्टीरियोटाइप्स का हमें सामना भी करना पड़ता है. मतलब मेजर मेन जो पॉइंट्स है मैं वही उठाऊंगी. मैं पहले से हाईलाइट कर लेती हूँ पॉइंट्स को. सो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है स्टीरियोटाइप. देखो अब आप दोबारा नहीं पूछ सकते हो बिकॉज क्लास 6th की NCERT जो हमने स्टार्ट की थी उसका फर्स्ट चैप्टर ही डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग था कुछ, जहाँ हमने स्टीरियोटाइप्स, प्रीजुडिस क्या होते हैं वो सब देख लिया है. सो अब हम मूव कर रहे हैं. तो हमें जो मेन पॉइंट मिला वो है लड़के और लड़कियों पर कुछ अलग तरीके का प्रेशर रहता है. लाइक जो लड़के हैं अगर वो गिर भी जाते हैं तो हम उन्हें बचपन से कह देते हैं मर्द, तू मर्द है. लड़के रोते नहीं है, लड़कों को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता. तो ये सारे जो इमोशंस है इसकी वजह से लड़के जो होते हैं ना वो अपनी चॉइसेस को या वो जो करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को कभी उभार नहीं पाते हैं. चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, ये दोनों केसेस पे इम्प्लीमेंट होगा. हम अपनी फैमिली की वजह से ऐसा करते हैं और कई दफ़े क्या होता है दोस्तों की वजह से भी हमें करना पड़ता है. वरना दोस्त चिढ़ाएंगे कि यार ये तो रो रहा था, कि यार इसे तो पिंक कलर पसंद है. अगर किसी लड़के को पसंद है, किसी लड़के को डांस करना पसंद है तो ये भी हो सकता है कि नचनिया है क्या तू, मतलब फीमेल्स डांस करे तो चलता है बट मेल को नहीं करना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़के और लड़कियों के बीच अंतर की जाती है. उन्हें कम मौके दिए जाते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी जाती है उनके साथ. फिर इसके बाद हमारी बुक में डाटा भी मेंशन है कि 83% ऑफ वर्किंग वुमेन जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है. मतलब आप देख सकते हो 83% महिलाएं, ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा महिलाएं हैं जो खेती में काम करती है. लेकिन जब भी हम अपने माइंड में किसान की इमेज बनाते हैं तो क्या बनाते हैं कि एक आदमी ही होगा, जबकि आदमी तो जो फिज़िकल वर्क इतना करता ही नहीं है. वो हमेशा बैठा रहेगा, लाइक दुकान खोल लेगा, मिल पे काम कर लेगा, खेतों में काम करता है. आई एग्री, बट वुमेन्स का रोल कितना ज़्यादा होता है. वुमेन्स के लिए टफ़ कंडीशंस होती है, पानी लाना, खाना बनाना, काम करना, फिज़िकल वर्क ज़्यादा है. इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ. तो आप देख सकते हैं कि वो कितने सारे काम करती है. फिर इसके बाद हमारी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है. एक 27 साल की लक्ष्मी लाकरा है जो झारखंड के एक गरीब फैमिली को बिलोंग करती हैं झारखंड में. तो वो पहली थी जो कि फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर बनी, नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला थी. तो उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया जब भी कोई मुझे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती या लड़कियां ये नहीं कर सकती है तो वो चीज़ मुझे थ्रिल करती थी और मैं उसको तोड़ने की कोशिश करती थी. अगर मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने गोल फॉलो करूँ तो बुराई क्या है. तो ये एक उनकी बारे में बताया गया. तो सोचिए फर्स्ट वुमेन बनी वो, उन्होंने इन प्रेजुडिसेस को, इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा कि महिलाएं ड्राइव नहीं कर सकती है
या महिलाएं मैकेनिकल फील्ड में नहीं जा सकती हैं। अब इसके बाद हमारी बुक में भी एक स्टोरी दे रखी है कि एक बच्चा है, वो उसको फिज़िक्स वगैरह मैथ्स में कम नंबर मिले 10th में, लेकिन हिस्ट्री में पॉलिटिकल में अच्छे नंबर मिले। लेकिन फैमिली कहते हैं हिस्ट्री से क्या करियर बनेगा, तुमको साइंस ही लेनी पड़ेगी, मैथ्स के साथ पढ़ो और हम तुम्हें बाद में कंप्यूटर कोर्स करा देंगे, बिकॉज तुम पे जिम्मेदारियाँ है। वो लड़का है, उस पर जिम्मेदारी है, फैमिली के लिए अर्न करेगा, कल को फैमिली बनाएगा, शादी करेगा, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा। वहीं एक लड़की होती तो उसके साथ इस चीज़ को बदल दिया जाता है कि तुम तो आर्ट्स ही लो, तुम्हें करना क्या है, इस टाइप का एटीट्यूड रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है लर्निंग फॉर चेंज। इसमें हमें पता लगा कि पहले के टाइम में, मतलब 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट, जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे वही काम करते थे जो परिवार के बुज़ुर्ग उन्हें सिखाया करते थे, समझाया करते थे। लाइक लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए वो सिखा दिया गया था। ऐसे ही हमारी बुक में बताया गया है कि पहले पढ़ाई का इतना नहीं होता था, पहले फैमिली वर्क को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता था कि फैमिली सिखा देती थी। इसके बाद हमारी बुक में ये भी बात बोली गई है कि जो आदमी थे वो खुद को ज़्यादा दिमाग वाले समझते थे। उनका मानना था कि वुमेन जो है वो हेल्प करेगी, हेल्पिंग कैटेगरी में होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि स्किल्स एक्वायर कर ले। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुम्हार होता था, पोट्री, तो वो खुद ही बनाएगा ना, लेकिन मिट्टी उसकी बीवी उसको इकट्ठा करके गीली करके दे देगी, लेकिन वो उसे सिखाएगा नहीं वो स्किल, क्योंकि वो सुपीरियर रहना चाहिए। ऐसे ही बर्तन बनाना हो, चाक चलाना हो, तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फैमिलीज़ के अंदर स्किल्स जो होती थी वो मैन रखता था। फिर इसके बाद आपको बुक में एक और कैरेक्टर के बारे में बताया गया, दैट इज़ पंडिता रमाबाई। तो पहले वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि मतलब पहले के टाइम में क्या होता था ना, लड़कियों को एजुकेशन नहीं लेने दी जाती थी। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि पढ़ लिख जाएगी, सिर पे चढ़ेगी, या लड़कियों का पढ़ना सही नहीं है, वेस्टर्न थॉट्स आएंगे वगैरह वगैरह, कई रीज़न हो सकता है। सेम वर्किंग के लिए होता है कि पहले पढ़ाई तो इतनी थी भी नहीं भारत के अंदर, लेकिन स्किल्स होती थी। हैंडक्राफ्ट का वर्क है तो वो कर रहा है, किसानी कर रहा है, कुम्हारी कर रहा है, बुनकरी कर रहा है, कपड़े बुना रहा है, हर तरह के प्रोफेशंस हुआ करते थे, लेकिन उनमें वुमेन्स को नहीं सिखाया जाता था। वुमेन्स को उन चीज़ों से भी बाहर रखा जाता था। तो इसे आप किसी भी नज़र से देख सकते हैं कि मेन स्किल को अपने पास ही रखना चाहते थे, वुमेन्स को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। देन अब हम पंडिता रमाबाई की बात करेंगे, लेकिन रमाबाई के बारे में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही देख लो जाके वीडियो, आपको रमाबाई पे वीडियो मिलेंगी, उनकी स्टोरीज़ मिलेंगी, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पंडिता रमाबाई का बर्थ टाइम देख लीजिए और इनके बारे में बताया गया उन्हें पंडिता की उपाधि क्यों दी थी, पंडिता का टाइटल क्यों दिया गया था, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वुमेन्स को तो पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, फिर वो संस्कृत जैसी भाषा होगी तो ये तो अनइमेजिनेबल बात हो गई। और ऐसे ही उनके बारे में बता रखा है कि उन्होंने खेड़गांव में, जो कि पुणे के पास था, 1898 में जो विधवा महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको पढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन की व्यवस्था करी थी, एक मिशन डेवलप करा था। वहाँ पर लोगों को स्किल भी सिखाई जाती थी, जैसे कारपेंट्री, प्रिंट करना, और कई वर्क सिखाए जाते थे ताकि वो अपनी लाइवलीहुड चला सके। तो आप देख सकते हो वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो पंडिता रमाबाई थी उनका क्या रोल था। इसके बाद हमें अपनी एनसीईआरटी में एक और पर्सन के बारे में जानना है, जो कि है रास सुंदरी देवी। ये जो है ये वेस्ट बंगाल की थी और इनका जन्म 1800 में हुआ। जब वो 60 साल की थी तो उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला भाषा में, आमार जीवन। उनकी
ऑटोबायोग्राफी है। तो उन्होंने बताया कि उनके टाइम पर क्या होता था। उनके टाइम पे वुमेन्स को पढ़ना अलाउड नहीं होता था। अगर वुमेन पढ़ती थी तो मतलब वो अपने पति के डेथ को मौका दे रही है। लाइक वो विडो हो सकती है, वो अनलक्की साबित हो सकती है फैमिली के लिए। तो ऐसी धारणाएं बनी हुई थी पहले के टाइम पे। तो बताती है कि उन्होंने कितने स्ट्रगल से खुद से ही पढ़ना लिखना सीखा। इसके बाद हमें दे रखा है एक इंसिडेंट रुकैया सहावत हुसैन का लेडी लैंड के बारे में। लेडी लैंड से ना आप वो समझ सकते हो, रिहाना का अगर आपने वो सॉन्ग सुना हो, वॉट यू मेक मी फील लाइक ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड समथिंग, है ना, ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ कुछ ऐसी ही बातें करेंगी। इन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा वो एक लेडी लैंड है जहाँ पे उनकी सिस्टर भी है और सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो थी वो प्लेन चला रही है, कार चला रही है, वहाँ पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी है। वुमेन्स काम करने के लिए फ्रीडम रखती है, इंडिपेंडेंट है, रिसर्च वर्क करना, इन्वेंशंस करना। तो वो ऐसा सपना देखती है, फिर उनका सपना टूट जाता है, उड़ जाती है। तो वो उसी लेडी लैंड की बात की जा रही है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करती है जिसे आप कह सकते हो आज का मॉडर्न टाइम, जहाँ पर ये सब पॉसिबल हो चुका है। खैर, तो बताते हैं कि वो उर्दू पढ़ना तो जानती थी, लेकिन उन्हें बंगला और अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती थी। उनकी फैमिली ने उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया, लेकिन भाई बहन की मदद से उन्होंने इंग्लिश सीखी, बांग्ला और इंग्लिश जो थी पहले इसलिए भी रोकी जाती थी कि वेस्टर्न आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करती थी लड़कियों को। तो इस तरीके से उन्होंने इंग्लिश भी सीखी और उनके ड्रीम के बारे में बताया गया है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए जो है स्कूल्स भी चलवाए, जो कि आज भी चल रहे हैं कोलकाता के अंदर। इसके बाद अब हम आ जाते हैं वुमेन्स मूवमेंट। मूवमेंट में भी हमें कैंपेनिंग पढ़नी है कि कैंपेनिंग महिलाएं क्यों करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम वुमेन करती है अपने वुमेन मूवमेंट के द्वारा, है ना। वुमेन जो होती है वो भेदभाव और हिंसा के खिलाफ मूवमेंट करती है। हर घर के अंदर आप देख सकते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से महिलाएं प्रताड़ित हो ही रही होती है। इसी वजह से एक कानून लाया गया था 2006 में, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था। फिर 1997 में सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए सरकार ने मतलब कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे। फिर 1980s का वो दौर था जब डाउरी के केसेस बहुत पीक पर थे, जिसकी वजह से कई महिलाओं की हत्या की जा रही थी। तो वुमेन्स क्या कर सकती है। वुमेन्स जो होती है अपने औरतों के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। वुमेन जो होती है वो मूवमेंट के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस लाने का काम करती है। कैसे कर सकती है, तो शो करके, स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग के थ्रू, पब्लिक मीटिंग के थ्रू अपने संदेशों को जन सामान्य के आगे रख सकती है। नुक्कड़ नाटक तो आपने देखे ही होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जब महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद हम जल्दी से ग्लोसरी देख लेते हैं। हमारी ग्लोसरी में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जब महिलाओं के साथ फिजिकली या वर्बल मौखिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कोई गलत हरकत करता है उनकी इच्छा के खिलाफ, वो भी उनके यौन से जुड़ी हुई, सेक्सुअल रिलेटेड, है ना। तो वो जो होगी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। वही वायलेशन क्या होता है, जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है तो उसे आप कहेंगे कि ये वायलेशन हो रहा है। इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन, जब हम लोगों को बराबरी से ट्रीट ना करें, रिस्पेक्ट ना दें
और किसी पुराने प्रिजुडिसेस से या फिर स्टीरियोटाइप से अपने माइंड में फंसे हुए हो, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है जब हम और लोगों के साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? जब हम देखते हैं कि कुछ खास तरह के लोगों को, वो अलग धर्म के हैं या फिर उनके आर्थिक रूप से हमसे अलग है या लैंग्वेज उनकी भाषा अलग है, तो हम उनको कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, कुछ अलग विशेषताएं दे देते हैं उनको, तो वो स्टीरियोटाइपिंग हो गई। जैसे मुस्लिम्स के लिए हम अपना अलग नज़रिया पहले ही बना लेते हैं, क्रिश्चियंस के लिए हमारा नज़रिया पहले से ही होता है कि बेशर्म होते हैं या मांस खाते हैं, वट एवर आप कुछ भी बना सकते हो। सरदारों के लिए लोग बना लेते हैं कि वो दारू पीते हैं, उसके बिना तो उनका खाना नहीं होता। बट मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो सरदार है बट वो ड्रिंक नहीं करते। तो ये सब हमारे स्टीरियोटाइप हो गए, है ना। अगर हम स्टीरियोटाइप में फंस जाएंगे ना, तो इससे हम उस पर्सन की जो यूनिक इंडिविजुअल है उसकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाएंगे, उसकी खासियत को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर मूव करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, ये मीडिया के ऊपर ही है। हमें जो है इन चीज़ों को समझना है, जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं। मीडिया, तो अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो मीडिया किस वर्ड से बना है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि वर्ड मीडिया कहाँ से आता है। वर्ड मीडिया जो होता है वो आता है मीडियम वर्ड से। मीडियम जो होता है वो प्लूरल होता है, जिसका मतलब होता है कई तरीके हैं जिनसे हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वो मीडियम हो गया, है ना। मीडियम का मतलब माध्यम, एक तरीका। तो मीडिया जो होती है उसके अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम आते हैं। अब आप यहाँ देखो, प्लूरल वर्ड है, मीडियम से आता है, जिसमें मीडियम वो तरीका है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीडिया के अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स आते हैं, मीन्स आते हैं, जो कि आपको पता ही है। फ़ोन कॉल, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जो एक साथ मासेस तक पहुंच सकते हैं, उसे हम मास मीडिया कहते हैं। जो लाखों लोगों तक या विदेश के लोगों तक पहुंच जाए, उसे हम कहेंगे मास मीडिया, जिसकी पहुंच विदेश तक भी होगी। लाइक हमें कई न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिनकी न्यूज़ जो होती है वो फॉरेन न्यूज़ है, हमारे देश में दिखाए जाते हैं, है ना। तो मास मीडिया हो गया। इसके बाद है टेक्नोलॉजी की बात। टीवी और इंटरनेट का यूज़ आज हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराने हैं। ये लगभग 20 साल में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगे हैं, कॉमन हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है और हमारे सामने कोई ना कोई नया मीडिया पेश हो जाता है। इसके बाद हमें बता रखा है बाइबल की कॉपी प्रेस करते हुए गुटेनबर्ग, है ना। और अब कई दफ़े क्या होता है, टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरी में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो मीडिया का मीडियम है या मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। उसकी कलर क्वालिटी चेंज हो जाएगी, काफ़ी क्वालिटी के चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर कुछ करता है, वो हम लोगों की लाइफ में सोचने की तरीक़े को बदल देता है, हमें सोचने का एक नया नज़रिया दे जाती है मीडिया। इसके बाद आप देख सकते हैं टेलीवाइज़र के आगे बैठा हुआ है। टेलीवाइज़र एक इन्वेंशन थी, टेलीविज़न का शुरुआती रूप। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के ये पर्सन है, ये रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने अपना आविष्कार, इन्वेंशन दिखा रहे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन एल्बर्ट। जॉन एल्बर्ट जो बैठे हुए हैं, अपना एग्जाम्पल दिखा रहे हैं टेलीवाइज़र का। ठीक है,
टेलीवाइज़र इज़ द प्रीमियर स्टेज, इसे आप कह सकते हो कि ये इनका इन्वेंशन था, टेलीविज़न का शुरुआती रूप है ये। अब इसके बाद हमें जानना है मीडिया और मनी। पैसों से ही मीडिया जो होती है वो पूरी चल पाती है। आप देखो कि मीडिया जो होती है उसको चलाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोग लगते हैं मीडिया में काम करने के लिए। जो मीडिया होती है उसके खर्चे कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए किसी ना किसी कंपनी, बिजनेस, किसी ना किसी कंपनी का हिस्सा बनना ही पड़ता है। क्यों? और वो कैसे बनते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट चलवा सकती है मीडिया पे। आप देखोगे जब न्यूज़ चल रही होती है तो नीचे किसी ना किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा होता है नीचे। साथ ही जब ब्रेक आता है तो आप देखोगे चाहे क्रिकेट मैच हो, कुछ भी हो, हमेशा ब्रेक आता है 30 सेकेंड्स का, उसमें किसी ना किसी का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर होता है। तो मीडिया जो होती है इसी तरीके से कमाती है। इसके बाद बताया गया मीडिया एंड डेमोक्रेसी। जो मीडिया होती है उसका काम होता है बैलेंस रिपोर्टिंग करना, किसी भी न्यूज़ को इस तरीके से छापना कि बैलेंस हो, न्यूट्रल रवैया हो। ये जो पढ़ रहा है उसके ऊपर छोड़ दो कम्प्लीटली कि वो उस न्यूज़ से क्या लेना चाह रहा है, कौन से आइडियाज़ लेना चाह रहा है, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट। लेकिन जो मीडिया कर्मी है वो कभी भी राइटिस्ट एंगल या लेफ्टिस्ट एंगल से ना लिखे, वो न्यूज़ को बिल्कुल बैलेंस वे में पेश करेगा, बैलेंस्ड होगी, न्यूट्रल होगी। और मीडिया जो है वो इसे कम्प्लीटली कंज्यूमर पे छोड़ दे, कस्टमर पे छोड़ दे कि वो किस तरीके से उस न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। ये मीडिया का वर्क होता है। इसके बाद हमारी बुक में बात की गई है कि ये जो मीडियम है कम्युनिकेशन के मीन्स है, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ही तो बैलेंस रिपोर्ट आ पाएगी, वरना किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़र से या किसी भी बड़े बिजनेसमैन की नज़र से जो मीडिया है वो न्यूज़ छाप सकती है, दिखा सकती है ना। इसलिए मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़े क्या होता है ना, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और जब सरकार समाचार, किसी भी न्यूज़ के किसी भी पार्ट, मूवी का कोई सीन हो या म्यूज़िक का कोई सीन या गाना, लाइन, कुछ भी हो, उसको लोगों तक पहुंचने से रोकना है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। सरकार सेंसरशिप करती है। जैसा आपने देखा ही होगा कि आई थिंक पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने सैफरॉन ऑरेंज कलर की, जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, उस कलर की बिकनी पहनी थी, ड्रेस पहनी थी। तो उस चीज़ पे इशू बना था, तो सेंसरशिप की बातें हो रही थी तो उसे चेंज कराया गया। ऐसे ही राधिका नाचे समथिंग सनी लियोनी का है जिसमें वो राधा को राधिका करा गया है। तो कई चीज़ें होती है, सरकार सेंसरशिप भी लगा सकती है अगर जनता को या जिस सोसाइटी के किसी एक पक्ष को प्रॉब्लम होगी तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। सरकार इसे लगा सकती है बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा कब लगाई गई थी? जब एमरजेंसी का टाइम था 1975 से 77 के बीच। अब क्या होता है कि जो मीडिया है उस पर कंट्रोल होता है किसी ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, किसी बिजनेस ग्रुप का भी कंट्रोल हो सकता है। इस वजह से जो न्यूज़ है या मीडिया जो पक्ष दिखाएगा वो एक तरफा भी दिखा सकता है, किसी एक मुद्दे को बढ़ा सकता है, क्योंकि जो बिज़नेस ग्रुप है वो इनसे ये चाहेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। इसी वजह से मीडिया ऐसा करती है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो वही दे रहा है ना। अब वो दे रहा है तो बदले में मीडिया को भी तो कुछ देना पड़ेगा, अपनी लॉयल्टी। लाइक आप पढ़ ही सकते हो कि मीडिया जो होती है, मीडिया को पैसों की निरंतर ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकती है उनके खिलाफ। लाइक उनका कोई प्रोडक्ट है, जब हमें पता है, सर्वे हो गया, सब काम हो गए, बीमार कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो भी मीडिया बुरा नहीं बोल सकती। लाइक सिगरेट ले लो, सिगरेट के खिलाफ मीडिया ज़्यादा इशू नहीं बना सकती है, सबको पता है, लेकिन मीडिया उठा नहीं सकती क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस ग्रुप जो है वो सपोर्ट दे रहा है उसको, उसके खिलाफ मीडिया नहीं बोल सकती। लाइक फॉर एग्जांपल कोका कोला ख़राब है बट मीडिया नहीं बोल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, लाइक मैगी ख़राब है बट उसको नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट कई दफ़े क्या होता है ना, मीडिया
खुद से भी ऐसे काम करती है ताकि अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग बना सके, टीआरपी वसूल सके और पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो ऐसा मीडिया भी खुद करती है। इसके बाद है एजेंडा सेट करना। कई दफ़े मीडिया जो होती है वो कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर आती है, उन पे हमारा ध्यान दिलवाती है। जैसे कि पहले कभी मीडिया ने डाउन टू अर्थ में छपा था कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो किस तरीके से हमें बीमार कर रही है। सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं कुछ भी, तो ऐसा कुछ पता लगा होगा, क्वालिटी उसकी सही नहीं है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस पे मीडिया ने लाइमलाइट दिया, इशू बनाया और आम जनता के बीच इसको पहुंचाया। बट कई दफ़े क्या होता है, मुद्दा गरीब इंसान से जुड़ा होता है तो मीडिया इतना ध्यान भी नहीं देती है। लाइक पीने की पानी की समस्या पूरी देश में है, हज़ारों लोग मर भी जाते हैं लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं देता है ना। उसके कंपैरिजन में कोई और न्यूज़ चला दी जाती है कि इंडिया ने क्रिकेट कप में ये जीता, प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए थे, कोई और न्यूज़ पे मतलब ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे टीवी हमारे साथ क्या गेम करता है। हमारे चारों ओर की जो दुनिया है ना, हम टीवी के नज़र से देखने लग जाते हैं। टीवी एक नज़रिया पेश कर देता है हमें, जैसे आप मूवी लाइफ में जीते हैं, रियलिटी में भी आपको लगता है आप वो कैरेक्टर हो उस मूवी का और उसी तरीके से रिएक्ट करते हो, आसपास दोस्त बनाते हो। तो कई चीज़ें हैं, टीवी का हम पर काफ़ी असर पड़ता है। बट फिर भी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो टीवी होते हैं वो हमें दुनिया का अधूरी दुनिया ही दिखाता है। रियल जो वर्ल्ड है वो हमें उससे बाहर निकल कर ही देखना होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, डेली सोप्स, तो उसमें देखा होगा रिचनेस दिखाई जाती है, बड़े बड़े घर दिखाए जाते हैं। लेकिन रियलिटी में भारत के गांव जाके देखो, भारत में ग्राउंड लेवल पर झुग्गी वाले लोगों को देखो, तो रियलिटी बहुत अलग है। उन लोगों के बारे में कोई नहीं दिखाता, कोई उनका जिक्र नहीं करता है। तो रियलिटी को हमें ही देखना होगा। टीवी सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड में हमें ले जाता है। इसके बाद जिक्र किया गया लोकल मीडिया का। कई दफ़े क्या होता है, ये जो रिच चैनल होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, ये हमारी लोकल बातों को कवर नहीं कर सकती और ना हम पे इतने पैसे हैं कि हम अपने मुद्दों को डलवा सके, कम्युनिकेट करवा सके। तो इस वजह से आम लोग जो होते हैं ना, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप ले लो, वो लोग खुद ही अपना कम्युनिकेशन का एक मीडियम बना लेते हैं। जैसे कि कोई रेडियो प्रोग्राम चलाकर या फिर वो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म खुद ही बनाकर अपनी सोसाइटी के ऊपर, या न्यूज़पेपर अपना खुद का निकाल कर, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि 8 दलित महिलाओं ने 15 दिन में एक न्यूज़पेपर निकालती हैं, उसका नाम है खबर लहरिया। इसी तरीके से लोकल फ़ोन या फिर छोटा सा कैमरा खरीद के गांव के लोग ही डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो आजकल लोकली आप काफ़ी मीडिया का यूज़ करके सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे सोशल एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है। सोशल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को मैसेज देना चाहती है, जैसे कि रेलवे फाटक को ऐसे क्रॉस ना करें, ये एक संदेश है। इसके बाद अब हम ग्लोसरी चेक कर लेते हैं। पब्लिश करने का क्या मतलब है? न्यूज़ रिपोर्टर, आर्टिकल, इंटरव्यू, स्टोरीज़, ये सब चीज़ें जो होती है, जो प्रिंट कराई जाती है न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, किताब में, लोगों के पढ़ने के लिए, उसे आप कहेंगे पब्लिश करना। इसके बाद हमने मीडिया देखा ही था कि सरकार जो है कुछ चीज़ों को पब्लिश करने से मीडिया में रोक लगा देती है। इसके बाद है ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। जैसे टीवी और रेडियो के कई प्रोग्राम्स हैं जिन्हें ब्रॉडकास्ट कराया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। इसके बाद है पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब जब कई सारे लोग ओपनली अपोजिशन करने के लिए किसी मुद्दे पर आ जाते हैं, रैली निकालते हैं, सिग्नेचर कैंपेन, रोड को ब्लॉक करना, कई तरीके हैं जिससे पब्लिक प्रोटेस्ट दिखाती है।
तो आई होप समझ आया होगा। ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन एंड यूपीएससी पीएसआईआर और यूपीएससी जीएस पेपर 2। हर तरह से आपके लिए ये एनसीईआरटी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैं इनको छाट छाट के ला रही हूँ कि क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। इनको सुन लेना भी इनफ रहेगा। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।